आप लोग पहले से जानते होंगे कि अगर हमें लिक्विड को अगर वेपर में या तो फिर वाटर को अगर वेपर बनाना है तो हमें उसे हीट देनी होगी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वाटर को बिना हीट दिए कैसे उसे वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि वाटर को बिना उसी के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे उसे हम लोग कैसे वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 का टॉपिक है इवेपोरेशन, उसे लेकर के आए हैं। देखिए आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग वाटर को बिना इसको उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे उसे वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। आप लोग गैस पे कभी पानी गर्म किए होंगे तो आप देखे होंगे कि अगर पानी को हम लोग को वेपर बनाना है तो वो पहले बॉयल करना शुरू होता है, मतलब कि पानी पहले उबलता है, उसके बाद वो वेपर बनता है, उसके बाद वो हवा में जाकर के वेपर बन के मिक्स हो जाता है। लेकिन आज हम लोग बस इतना ही समझने की कोशिश करेंगे कैसे वाटर को बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाए उसे वेपर में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए आप लोग बहुत जगह ऐसा देखे होंगे कि जैसे देखिए कि कपड़ा हम लोग धोते हैं और उसे सूखने के लिए डाल देते हैं, तो क्या वहां पर हम लोग क्या बॉयल करते हैं? कपड़े को बॉयल नहीं ना करते, जबकि हमारे कपड़े में क्या होता है, पानी होता है ना, पानी को निचोड़ देते हैं, फिर भी उसमें क्या होता है, पानी रहता ही। तो क्या होता है उसके साथ ऐसा कि उसे हम लोग ऐसे धूप में डालते हैं और अपने आप को कपड़ा सूख जाता है। उस टाइम क्या होता है, जब बारिश के टाइम में हमारे सड़क पर, हमारे रास्ते पर पानी लग जाती है, तो बिना उस पानी को हम लोग बॉयल किए वो अपने आप पानी कहीं गायब कैसे हो जाता है। तो देखिए वहां पर होता क्या है कि टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। अब कैसे? तो देखिए हम लोग जो रास्ते पर जो पानी लगी रहती है ना, वहां पर क्या होता है कि वहां पर सनलाइट पड़ती है, और सनलाइट पड़ने की वजह से वहां पर अलग अलग पार्टिकल्स में अलग अलग क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। अब आप बोलोगे कि अलग अलग पार्टिकल्स में अलग अलग काइनेटिक एनर्जी कैसे आ जाती है? अब आप बोलो कि अलग अलग पार्टिकल्स में अलग अलग काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है। तो देखिए ये देखिए रास्ता है, ये क्या है, रास्ता है, और रास्ते पर यहाँ पर एक गड्ढा है जिसमें कि पानी लगी हुई है, ये गड्ढा है उसमें पानी लगी हुई है। ये जो सन है, सन की डायरेक्ट सनलाइट इस पर आ रही है, मतलब कि वो जो पानी है पानी के ऊपर आ रही है। तो देखिए ये जो सनलाइट जो आ रही है, ये सनलाइट जो सरफेस पर जो वाटर है, वाटर भी कैसा होगा कि ये गड्ढा है, इसमें पानी भरी हुई है, ये गड्ढा इसमें पानी भरी हुई है। तो पहले जो सनलाइट आएगी तो वो तो पहले सरफेस वाले जो वाटर पर जाएगी ना, उसके बाद ये धीरे धीरे अंदर वाले पर जाएगी। तो देखिए सरफेस वाटर पर क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाती है, वहां पर सनलाइट डायरेक्ट आती है तो इसलिए वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो के ई मतलब होता है, शॉर्ट फॉर्म में के ई लिखी हूँ, के ई मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, और हम जानते हैं कि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वहां पर क्या हो जाए, पार्टिकल्स जो होता है वो कुछ ज्यादा ही मूवमेंट करने लग जाते हैं। पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाता है और वो फ्रीली मूव करने लग जाते हैं, और जिसके वजह से क्या होता है, वहां पर इवेपोरेशन बढ़ जाता है। तो अब आपको अगर कोई पूछे कि क्या हम लोग वाटर को बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाए उसको वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? तो हमने एग्जांपल से देख लिया कि उस पर सनलाइट पड़ेगी, अलग अलग पार्टिकल्स पर अलग अलग काइनेटिक एनर्जी रहेगी, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी रहने की वजह से मूवमेंट भी अलग अलग होगी, और जिसके वजह से वो जो है वो वेपर में कन्वर्ट धीरे धीरे होने लग जाएगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर इवेपोरेशन क्या होता है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए इवेपोरेशन का मतलब होता है चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखिए क्या होता है, लिक्विड अगर वेपर में कन्वर्ट हो रही है तो वो बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंची, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं कि अब हम लोग वाटर का मान लेते, तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करती है, बॉयल करना स्टार्ट हो जाती है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है वो पानी जो है वो उबलना शुरू कर देता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही क्या इसको हम लोग इसको अगर हम लोग क्या कर देते हैं, इवेपोरेट कर देते हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। आई होप ये आप लोगों को प्रोसेस भी समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक सब टॉपिक है जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का ऐसे कौन कौन फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला एन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। देखिए अगर हम लोग सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे तो इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं,
आपके पास शायद घर में टब होगा ही और बाल्टी भी होगी। आपको क्या करना है कि टब में भी 1 गिलास पानी डाल देनी है और बाल्टी में भी 1 गिलास पानी डाल देनी है और उसे 1 दिन तक धूप में छोड़ देना है। तो आप देखेंगे कि जो टब में जो पानी थी वो पूरा सूख चुकी है और बाल्टी में जो पानी है वो नहीं सूख पाई है। या आप ये भी देख सकते हो कि जो टब की जो पानी है वो आधे ही दिन में सूख जाती है और वही अगर बाल्टी का पानी है उसे सूखने में ज्यादा टाइम लगेगी। तो आप बोलोगे यहाँ पर 2 तरीके से आप बताए, एक तो बताए कि 1 दिन में टब का पानी सूख जाएगा और दूसरे में बताए कि आधे दिन में ही टब का पानी सूख जाएगा। तो ये डिपेंड करता है सनलाइट के ऊपर। अगर आपकी सूरज का बहुत ही ज्यादा रोशनी मतलब गर्मी बहुत ही ज्यादा है तो उस टाइम में तो आधे ही दिन में आपकी टब की पानी खत्म हो जाएगी। और वही अगर ज्यादा उतना ज्यादा और धूप नहीं है, धूप थोड़ा कम है, बादल है, तो उस टाइम में आपको 1 दिन लग सकते हैं उस टब के पानी को सूखने में। तो इसमें क्या हुआ कि बाल्टी जो है ना, बाल्टी क्या होता है, सिलेंडर टाइप का होता है। वही अगर हम लोग बात करें वो टब की, तो टब का जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बाल्टी। बाल्टी का जो सरफेस एरिया होता है उससे ज्यादा सरफेस एरिया होता है टब का। इसी की वजह से सरफेस एरिया अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो उस पर क्या होता है, सनलाइट ज्यादा पड़ती है। अब जैसे देखिए ये टब है, अब टब पे अगर सूरज की रोशनी यहाँ से पड़ रही है, सॉरी ये बाल्टी है, बाल्टी पे अगर सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो वो क्या होगा, वो बस इतना दूर का जो पानी है ना, ऊपर का जो सरफेस पर पानी उतने पर ही फैलेगी। और वही अगर हम लोग टब लेते हैं और टब में उतना ही पानी डाल देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा जिसके वजह से यहाँ पर सनलाइट ज्यादा पड़ेगी और इसी के वजह से यहाँ पर इवेपोरेशन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बाल्टी में जो पानी है उसमें। और दूसरा एन इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो अभी हमने देखे कि अगर सनलाइट मतलब कि धूप बहुत ही ज्यादा रहेगा तो उस टाइम में क्या होगा, जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। और वही थोड़ा बादल रहेगा तो उस टाइम में धीरे धीरे कम इवेपोरेट होगा। अब नेक्स्ट है डिक्रीज ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आती है कि आखिर ये ह्यूमिडिटी होती क्या है। तो ह्यूमिडिटी का सिंपल सा मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर में जो वाटर का जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर वेपर कहते हैं। और ये जो है ना, ये भी हमारा जो इवेपोरेशन उसको इफेक्ट करती है। अब जैसे देखिए ह्यूमिडिटी अगर ठंड का टाइम है तो ठंड का टाइम में क्या होता है ना कि हमारा जो एयर होता है, एयर में वाटर ज्यादा प्रेजेंट हो, मतलब ह्यूमिडिटी रहती है, तो उस टाइम में कपड़ा बहुत ही धीरे से सूख पाता है, मतलब कि 1-2 दिन लग जाते हैं कपड़े को सूखने में। वही गर्मी में आधा से 1 घंटे में भी हमारे कपड़े सूख जाते हैं। उसके बाद है एन इंक्रीज इन विंड एनर्जी। विंड एनर्जी या तो कह सकते हैं विंड स्पीड। यहाँ पर विंड स्पीड होगा, अगर विंड के स्पीड को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, कपड़ा बहुत ही जल्दी सूख जाता है। अब जैसे देखिए कि ठंड के टाइम में धूप में कपड़ा डालते हैं तो नहीं सूख पाती क्योंकि धूप निकलती ही नहीं है। वही हम लोग क्या कर देते हैं, रूम में कपड़े को डाल देते हैं और फैन को ऑन कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, कपड़ा सूख जाता है। अब देखिए वहां पर तो टेम्परेचर हम लोग ने बढ़ाए, लेकिन विंड के स्पीड बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो गर्म हवा है ना वो रूम से बाहर जाती है और ठंड हवा रूम में आती है। तो रूम में से जो गर्म हवा बाहर जाती है ना, उसके साथ साथ हमारा जो कपड़े में जो वाटर पार्टिकल्स रहते हैं ना, वो भी साथ में बाहर चले जाते हैं और इसी की वजह से हमारा जो कपड़ा है ना वो सूख जाती है और इसके वजह से जो इवेपोरेशन है उसे अफेक्ट करती है विंड की स्पीड। आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन है जो कि हमारी बुक में दिया हुआ है और उसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग कैसे रखता है। अब जैसे देखिए कि आप लोग क्लास 7 में पढ़े होंगे कि ट्रांसपिरेशन होता है, किसमें होता है, प्लांट में होता है। गर्मी के टाइम में क्या होता है कि हमारे जो प्लांट में जो वाटर होती है वो भी इवेपोरेट होती है और उसे हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो देखिए जहां पर ट्रांसपिरेशन होते रहता है ना, वहां पर सराउंडिंग बहुत ही ज्यादा कूल रहती है। अब कूल कैसे रहती है, इसे आप लोग घर पे भी कर सकते हैं एक्टिविटी के थ्रू। आपको बस इसमें 2 चीज की जरूरत है। पहले आपको एक फैन की जरूरत है, आप टेबल फैन भी ले सकते हो या कोई भी फैन आप ले सकते हो। और दूसरा आपको जिस चीज की जरूरत है वो क्या है, स्प्रे की जरूरत है। तो देखिए अगर आपके पास स्प्रे नहीं भी होगा तो परफ्यूम का जो खाली बोतल होता है उसी का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करनी है कि स्प्रे जो है उसमें पानी भर लेनी है या परफ्यूम का जो बोतल है उसमें पानी भर लेनी है और फैन को ऑन करके उसके सामने जाकर के, अब जैसे देखिए ये टेबल फैन हमारे सामने रखी हुई है, तो इसके हम सीधा सामने जाएंगे और फैन आएगी तो इसका हवा इस डायरेक्शन में आएगी ना, तो हमको उसके ऑपोजिट में क्या करना है, वो जो वाटर है उसको स्प्रे करना है।
अब जैसे देखिए कि मेरे सामने मेरा फैन है और उसका हवा मुझे लग रही है, तो मैं यहाँ से खड़ी होकर क्या करूंगी, स्प्रे करूंगी। किसको स्प्रे करूंगी, तो वो जो वाटर जो स्प्रे में भरा हुआ है उसे मैं स्प्रे करूंगी, वाटर को स्प्रे करूंगी। तो आप देखो कि वो जो वाटर है ना वो वापस आपके तरफ ही आएगा और वो बहुत ही ठंड लेगी। आप इसको अभी भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, और सच में ये बहुत ही, ये मैं भी करके देखी हूँ, ये रियलिटी में ये वर्क करता है। और इसी के वजह से आप लोग इवेपोरेशन को समझ सकते हो। देखिए इवेपोरेशन में होता क्या है कि वाटर जो है, वाटर कहाँ चली जाती है, एयर में चली जाती है, वाटर वेपर बन के एयर में चली जाती है। और वही हम लोग क्या करना है कि वाटर को ही हम लोग स्प्रे करके उसे एयर में डायरेक्टली भेज दें। तो इस तरीके से आप लोग खुद देख सकते हो कि कैसे इवेपोरेशन जो है वो सराउंडिंग को कूल रखती है। अब दूसरा जो कि आपके बुक में क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाई वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। हम लोग समर में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं। तो देखिए कॉटन क्लॉथ में क्या होता है कि कॉटन क्लॉथ का जो पॉलीमर्स है ना, आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे पॉलीमर्स क्या होता है। पॉलीमर्स होता है, मोनोमर जो है ना वो आपस में ज्वाइन होते हैं, मतलब कि कपड़े का जो धागा जो होता है ना वो इस तरीके से, आप लोग कपड़े को गौर से देखोगे, जूम करके देखोगे, या तो फिर अगर नहीं भी कर पाते तो मोबाइल में कैमरा ऑन करके और उससे आप लोग जूम करके देखोगे तो वो इस तरीके से डिब्बे टाइप की आपको नजर आएगी। तो हमारा जो कॉटन क्लॉथ होता है ना वो जो उसमें जो ये ना काफी बड़ा रहता है। और वही अगर आप कोई सिंथेटिक फाइबर का क्लॉथ पहनते, कोई सिंथेटिक क्लॉथ पहनते हैं तो उसमें देखेंगे तो उसमें इतना ज्यादा क्या रहता है, इतना ज्यादा जगह नहीं रहता है, गैप नहीं रहती है बीच में। तो देखिए इसमें गैप ज्यादा होता है, इसके वजह से क्या होता है कि हमारे जो स्किन पर जो भी स्वेट रहते हैं, जो भी पसीना रहता है वो उस छेद की तरह छेद के थ्रू इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इसके थ्रू हम, इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी को वो कूल रखते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम लोगों को समर में कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भी भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।